मिनर्वा के मैनेजर सुशील बेहरा रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इतने व्यस्त रहते थे कि उन्होंने अपने परिवार को ही सिनेमा हॉल के अंदर बने 2 कमरों के अपार्टमेंट में ही बुला लिया था, क्योंकि रोज घर जाने का कोई तुक ही नहीं बनता था। लोगों की दीवानगी का आलम ये था कि पंजाब से दिल्ली के प्लाजा सिनेमा के लिए दर्शकों से खचाखच भरी बसें चला करती थी, जिन पर लिखा होता था शोले स्पेशल, शोले द मेकिंग ऑफ द क्लासिक। शोले फिल्म पर ये किताब लिखने वाली अनुपमा चोपड़ा लिखती हैं कि 15 रुपए का बालकनी टिकट उस वक्त 200 रुपए में बिक रहा था। भारतीय फिल्मों के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि कोई टिकट 100 रुपए से अधिक में बिका हो, और उस दौरान एक सप्ताह मुंबई में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि मिनर्वा थिएटर में पानी भर गया था। लॉबी में 4 फुट तक पानी जमा हो गया था, लेकिन तब भी लोग अपने जूते हाथ में लेकर और अपनी पैंट ऊपर चढ़ाकर पानी में छप छप करते हुए थिएटर तक पहुंच रहे थे। शोले फिल्म के डायलॉग तो खैर लोगों को याद ही थे, लेकिन लोगों ने फिल्म के साउंड इफेक्ट तक को याद कर रखा था। कहानी मशहूर थी कि किस तरह से दिल्ली के प्लाजा सिनेमा में टिकट ब्लैक करने वाले एक शख्स ने 5 महीनों तक शोले के टिकट को 150 रुपए में ब्लैक में बेचकर सलीमपुर में अपने लिए एक छोटा सा घर बनवा लिया था और इसे शोले के पोस्टरों से सजाया था। शोले मुंबई के मिनर्वा थिएटर में 5 सालों तक चली थी। 240वें हफ्ते में भी वो फिल्म हाउसफुल चल रही थी। ये एक बेहतरीन रिकॉर्ड था। इस फिल्म ने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। रिलीज होने के 47 साल बाद भी इसे बॉक्स ऑफिस में सफलता का मापदंड माना जाता है। इस फिल्म के छोटे छोटे कलाकार सुरमा भोपाली, जेलर, कालिया और सांभा हमेशा के लिए अमर हो गए थे। यहाँ तक कि घोड़ी धन्नो को भी लोगों ने आज तक नहीं भुलाया है। शेखर कपूर ने इस फिल्म पर टिप्पणी करते हुए एक दिलचस्प जुमला कहा था, और वो जुमला था, भारतीय फिल्म के इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, शोले BC और शोले AD। इस फिल्म ने एक B ग्रेड कथानक को एक बड़े बजट की भव्य फिल्म में बदल दिया था। इस फिल्म ने भारतीय फिल्म उद्योग को इस बात की भी सीख दी थी कि किस तरह से एक फॉर्मूला फिल्म को क्लासिक फिल्म में तब्दील किया जा सकता है। विज्ञापन की दुनिया की मशहूर हस्ती पीयूष पांडे ने इस फिल्म को इस देश में बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म करार दिया था। शोले के प्रशंसक इस फिल्म को 50, 60 और 70 बार देखने का दावा करते थे। लोगों को गब्बर के हथियार डीलर तक का नाम याद हो गया था, जो पर्दे पर मात्र 30 सेकंड के लिए आता था। लोग गब्बर के पिता को भी नहीं भूले थे, जबकि उसके बारे में फिल्म में सिर्फ एक वाक्य ही बोला गया था, जब अदालत में गब्बर के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा जाता है कि गब्बर सिंह वल्द हरि सिंह। फिल्म शोले में छोटा सा किरदार करने वाले मैकमोहन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार न्यूयॉर्क हवाई अड्डे के पहलवान जैसे दिखने वाले इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे बिना कोई सवाल पूछे जाने दिया था, क्योंकि उसने शोले देखी थी और वो सांभा को पहचानता था। यहाँ तक कि पटना में लोगों ने अपने ऑटो रिक्शा तक को धन्नो नाम दे रखा था। कई 5 स्टार होटलों के बार में भी ड्रिंक्स के नाम गब्बर रख दिए गए थे। भारत भर में कॉलेज की कैंटीनों में जब किसी लड़के और लड़की को रोमांस लड़ाते देखा जाता था, तो ये फिक्रा अक्सर सुनने को मिला करता था। बहुत याराना लगता है। सलीम जावेद ने 4 लाइनों में इस फिल्म का कॉन्सेप्ट नोट लिखा था, जिसे 15 दिनों के अंदर एक 3 घंटे की फिल्म में तब्दील करने की जिम्मेदारी रमेश सिप्पी ने उन्हें सौंपी थी। इन तीनों पर हॉलीवुड की फिल्मों बच कैसिडी, द मैग्निफिसेंट 7 और जापानी निर्देशक अकीरा कुरोसावा की 7 समुराई फिल्म का खासा असर था। गब्बर सिंह का नाम एक वास्तविक डकैत के नाम से लिया गया था। सलीम के पिता, जो कि इंदौर में DIG थे, अक्सर एक खतरनाक डकैत की कहानी सुनाया करते थे, जिसने 50 के दशक में ग्वालियर के आसपास के गाँव में आतंक मचा रखा था। उसकी खासियत ये थी कि वो पुलिस वालों को पकड़कर उनके नाक और कान काट लिया करते थे।
एक कहानी ये भी प्रचलित थी कि गब्बर को खाकी रंग से इतनी नफरत हुआ करती थी कि उसने एक बार एक पोस्टमैन को पकड़कर उसका चेहरा बिगाड़ दिया था, जबकि वो सफाई देता रह गया था कि वो पुलिस वाला नहीं है। फिल्म शोले में सुरमा भोपाली वो चरित्र था जिसे जावेद अख्तर अपने भोपाल के दिनों में जानते थे। वीरू और जय भी सलीम के कॉलेज के दिनों के दोस्तों के नाम थे। सिक्के वाले दृश्य का प्रेरणा स्रोत थी गार्डन ऑफ इविल फिल्म, लेकिन सलीम और जावेद हूबहू नकल करने में विश्वास नहीं किया करते थे। उनका हुनर था कि मूल फिल्म के दृश्य को इससे भी प्रभावशाली ढंग से दोबारा लिखा जाए। हेमा मालिनी तांगे वाली का रोल करने के लिए बहुत ही उत्साहित नहीं थी। फिल्म में सिर्फ 5.5 दृश्यों की उनकी भूमिका उनके उस समय के कद को देखते हुए बहुत ही कम थी। जब हेमा ने इसका विरोध किया तो रमेश सिप्पी ने उन्हें समझाया कि ये संजीव और गब्बर की फिल्म है, लेकिन तुम्हारा रोल बहुत ही दिलचस्प है। सवाल ये भी उठा, जय के दोस्त का रोल कौन करेगा? सारे वितरक चाहते थे कि ये रोल शत्रुघ्न सिन्हा को मिले, लेकिन सलीम जावेद शुरू से ही अमिताभ बच्चन को ही लेने के पक्ष में थे। वो शायद भारत में अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने अमिताभ की सुपर फ्लॉप फिल्म रास्ते का पत्थर 3 बार देखी थी और वो पूरी तरह से इस बात पर यकीन कर चुके थे कि अमिताभ में बहुत सारी संभावनाएं हैं। उधर बाद में अपनी आवाज के लिए मशहूर हुए अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने स्वर परीक्षा में फेल कर दिया था और अपनी शुरू की एक फिल्म रेशमा और शेरा में उन्होंने एक गूंगे व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। लेकिन प्रकाश मेहरा को जंजीर में अमिताभ को लेने के लिए राजी कर चुके सलीम जावेद का अमिताभ बच्चन में विश्वास अडिग था। उधर रमेश सिप्पी ने भी अमिताभ को बॉम्बे टू गोवा और आनंद फिल्मों में देखा था, जिससे वो बहुत ही प्रभावित हुए थे। अमिताभ ने धर्मेंद्र से भी कहा था कि वो इस रोल के लिए रमेश सिप्पी से उनकी सिफारिश कर दें। ठाकुर के रोल के सबसे बड़े दावेदार थे प्राण, लेकिन रमेश सिप्पी ने तय किया कि संजीव कुमार उनसे बेहतर विकल्प हैं। जया बहादुरी को विधवा का जो रोल मिला था वो भी कागज पर बहुत ही ज्यादा नहीं था। फुटेज में वो रोल हेमा मालिनी से भी छोटा था, लेकिन रमेश का तर्क था कि उस समय जया के अलावा कोई भी आंखों से उतना अच्छा अभिनय नहीं कर सकता था। जया इस रोल के प्रति बहुत ही उत्साहित नहीं थी, लेकिन उस समय अमिताभ बच्चन के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी। अमिताभ ने भी उन्हें ये कहकर फिल्म करने के लिए मना लिया था कि इससे उन्हें और भी नजदीक आने का मौका मिलेगा। डाकू के रोल के लिए रमेश सिप्पी की पहली पसंद थे डैनी डेंजोगप्पा, लेकिन जावेद इस चुनाव से बहुत ही खुश नहीं थे, क्योंकि डैनी ने उसी समय फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा साइन कर ली थी। फ्रांसिस फोर्ड कपोला की क्लासिक गॉडफादर पर आधारित थी। डैनी दोनों फिल्में करना चाहते थे। उन्होंने अपने सचिव मदन अरोड़ा पर इसका हल निकालने की जिम्मेदारी छोड़ी थी। मदन ने फिरोज से अपनी शूटिंग आगे बढ़ा देने का अनुरोध किया, जिसे फिरोज खान ने माना नहीं। मदन, फिरोज और रमेश ने इस पर बहुत ही माथापच्ची की, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल पाया, बल्कि इस चक्कर में फिरोज डैनी से नाराज हो गए थे। तब डैनी ने फैसला किया कि वो गब्बर के रोल को ना कह देंगे। यहाँ से अमजद खान की एंट्री हुई। रमेश सिप्पी ने उस समय के लोकप्रिय खलनायकों रणजीत और प्रेम चोपड़ा के बारे में भी सोचा था, लेकिन वो उस रोल के लायक नहीं समझे गए। एक समय उन्होंने प्रेमनाथ को भी वो रोल देने का सोचा था, लेकिन तब तक वो बहुत ही मोटे हो चुके थे और ये भी कहा जाने लगा था कि वो अब बहुत ही मूडी हो गए हैं, इसलिए उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया। अमजद का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन थिएटर में उनकी खासी ख्याति बन चुकी थी। उनसे दाढ़ी बढ़ाकर आने के लिए कहा गया था। रोल में गहराई से जाने के लिए उन्होंने जया बहादुरी के पिता तरुण बहादुरी द्वारा चंबल के डाकुओं पर लिखी किताब अभिशप्त चंबल पढ़ी। स्क्रिप्ट को कागज पर उतारना जावेद का काम था, लेकिन उनकी राइटिंग इतनी खराब थी कि उसको पढ़ना ही बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो उर्दू में लिखा करते थे, जिसका हिंदी अनुवाद करते थे उनके असिस्टेंट खलिश। इसके बाद उनके एक दूसरे असिस्टेंट अमरजीत उसका एक लाइन में अंग्रेजी में सारांश लिखा करते थे।
गब्बर की भाषा अवधी मिश्रित खड़ी बोली थी। उसके शब्दों के चुनाव में रूखापन था, लेकिन लेखक ये बताना चाहते थे कि गब्बर के सिर पर 50,000 रुपए का इनाम था। लेकिन गब्बर की अकड़ इतनी थी कि उसने अपने एक चमचे के जरिए ये तथ्य दर्शकों तक पहुंचाया। गब्बर का डायलॉग था, अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। अनुपमा चोपड़ा लिखती हैं कि गब्बर का रोल इतना ताकतवर था कि जब अमिताभ ने स्क्रिप्ट सुनी तो वो गब्बर का रोल करना चाहते थे। संजीव कुमार की भी यही राय थी। स्क्रिप्ट ने इतना अच्छा रूप लिया कि हर अभिनेता दूसरे अभिनेता का रोल करना चाहता था। धर्मेंद्र ठाकुर के रोल से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि वो ये रोल खुद करना चाहते थे। असरानी को जेलर के रोल के लिए चुना गया था। जावेद ने इन्हें इस रोल की बारीकियां समझाईं। सलीम जावेद ने इस फिल्म में डाकुओं की पूरी इमेज ही बदल कर रख दी थी। इससे पहले फिल्मों के डाकू माँ भवानी की पूजा करते थे, धोती और बड़ी बड़ी पगड़ियां पहना करते थे और माथे पर 4 इंच का टीका लगाया करते थे। सलीम जावेद के गब्बर को सेना की वर्दी पहने हुए दिखाया गया। वीरू और जय गंदी जीन्स पहने हुए दिखाई दिए। रमेश सिप्पी को चंबल के बीहड़ नहीं पसंद थे। उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां ठाकुर के घर से पूरा गांव दिखाई दे। रमेश ने इसकी जिम्मेदारी आर्ट डायरेक्टर राम येडेकर पर छोड़ी। इससे पहले किसी भी डाकुओं पर आधारित फिल्म की शूटिंग दक्षिण में नहीं की गई थी। लोकेशन की तलाश में येडेकर अपनी कार से दक्षिण के लिए निकलते हैं। बहुत ही मुशक्कत के बाद उन्होंने बेंगलोर से 1 घंटे की दूरी पर शोले की शूटिंग के लिए रामनगर का चुनाव किया। संगीत निर्देशक के रूप में रमेश सिप्पी ने आर.डी. बर्मन को चुना। पंचम ने पहले गानों की धुन बनाई। इसके बाद आनंद बख्शी ने फिल्म के गीत लिखे। इस फिल्म के सभी बड़े कलाकारों को बेंगलोर के अशोका होटल में ठहराया गया था। हर स्टार को एक सूट और कार दी गई थी। कुछ सालों पहले ही बॉम्बे टू गोवा की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को 2 स्टार होटल में ठहराया गया था। शूटिंग की लोकेशन होटल से 1 घंटे दूर थी। सबसे पहले सुबह 6 बजे रमेश और सिनेमेटोग्राफर दिवेचा शूटिंग के लिए रवाना होते थे। करीब 150 लोग रोज बेंगलोर से रामनगर जाया करते थे। क्योंकि संजीव कुमार देर से सोकर उठते थे, इसलिए उनकी शूटिंग शाम को रखी जाती थी। पिक्चर के सेट पर रोज करीब 200 लोगों का खाना बनाया जाता था। 5 सालों तक मिनर्वा थिएटर में लगातार चलने के बाद शोले इसलिए हटाई गई क्योंकि रमेश सिप्पी की अगली फिल्म शान रिलीज के लिए तैयार थी। लेकिन 1975 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में शोले को पूरी तरह से अनदेखा किया गया। उसे सिर्फ बेस्ट एडिटिंग का एक पुरस्कार मिला। उस साल अधिकतर पुरस्कार दीवार को मिले थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर शोले का कोई मुकाबला नहीं था। शोले ने जहां पहली बार रिलीज होने पर 35 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं दूसरे नंबर पर रही फिल्म जय संतोषी मां ने करीब 6 करोड़ रुपए कमाए थे। शोले का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड अगले 19 सालों तक नहीं टूटा, जब 1994 में हम आपके हैं कौन ने शोले से ज्यादा पैसे कमाए। जेपी सिप्पी ने एक इंटरव्यू में बताया कि पूरी दुनिया में शोले को देखने वालों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या से बहुत ही अधिक थी। फिल्म में छोटा सा रोल करने वाले विजू खोटे उसके बाद से 2019 में अपनी मौत तक अपने स्क्रीन नाम कालिया से ही पुकारे गए। जब सड़क पर लोग उन्हें पहचान कर जोर से चिल्लाया करते थे कालिया, तो उनके बेटे को बहुत बुरा लगता था। तब खोटे ने अपने बेटे को बताया था कि इस नाम की वजह से ही हम अपनी रोटी खा रहे हैं। सांभा का रोल करने वाले मैकमोहन ने बाद में ये याद किया था कि मेरी तो पहचान ही चली गई। अभी भी जब लोग मेरा ऑटोग्राफ लेते हैं, जब मैं अपना नाम मैकमोहन लिखता हूँ, तो वो मेरी तरफ आश्चर्य से देखते हैं। वो समझते हैं कि मेरा असली नाम सांभा ही है। जब शोले ने डायमंड जुबली मनाई तो रमेश सिप्पी ने अपने सिनेमेटोग्राफर द्वारका दिवेचा को एक फिएट कार भेंट की थी। फिल्म के मुख्य कलाकारों को सोने के ब्रेसलेट दिए गए थे जिसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। तो ये थी शोले फिल्म की एक छोटी सी समीक्षा। अगर आप भी अपने पसंदीदा कलाकारों या फिर फिल्म के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और इसी के साथ दीजिए सीमा शाही को इजाजत। नमस्कार।